जो हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं बिहार पुलिस का, उसमें कुख्यात अपराध कर्मियों को जो गिरफ्तारी हो रही है उसके बारे में संक्षिप्त ब्यौरा आपको बता देते हैं। कई जिलों में कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और कई जगह पर अपराध की योजना बनाते हुए ही अपराधी गिरफ्तार कर दिए गए। सबसे पहले भागलपुर के सुल्तानगंज थाना अंतर्गत 11 सितंबर को उसके कुख्यात वांछित अपराधकर्मी मंटू यादव को, जो कि जिले के टॉप 10 का अपराधकर्मी था, हथियार के साथ में गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध में कुल 18 कांड दर्ज थे। सहरसा के सदर थाना में अपराध करने से पूर्व ही अपराधकर्मियों के बारे में जानकारी मिली, उनको गिरफ्तार किया गया। सूचना ये थी कि वहाँ के सदर थाना अंतर्गत मिडिल स्कूल के पास में बगैर नंबर की मोटरसाइकिल लगाकर कुछ अपराधकर्मी अपराध करने के उद्देश्य से भ्रमण कर रहे हैं। इसमें 3 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से हथियार और जिंदा कारतूस, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, इन सभी को जब्त कर लिया गया और इनकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। भोजपुर के चरपोखरी थाना में 10 वर्षों से नक्सल कांड में फिरार नक्सली की गिरफ्तारी की गई है। ये 3 नक्सल कांडों में वांछित था और पूर्व में माओवादी का एरिया कमांडर था और लैंड माइंस एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता था। कटिहार के साइबर थाना में फर्जी फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड से बैंक खाता से पैसा निकालने वाले गिरोह का उद्भेदन करते हुए साइबर अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से नकद रुपए, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, आधार कार्ड की छाया प्रति, नकली थंब इम्प्रेशन, एटीएम कार्ड, मोबाइल कार्ड इत्यादि कई सारे सामान बरामद किए गए। इसके विरुद्ध में कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। मोतिहारी के केसरिया थाने में कुख्यात अपराधकर्मी राजन यादव उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। यह मोतिहारी के डुमरिया में एक ICICI बैंक में लूट कांड हुई थी, उसका संलिप्त अपराधकर्मी और इसके विरुद्ध में कई जिलों, आसपास के जिलों जैसे गोपालगंज, मोतिहारी का तो ये है और गोपालगंज जिले में भी इसके विरुद्ध कई सारे कांड दर्ज हैं। इसके अलावा मोतिहारी के ही केसरिया थाने में 5 अपराधकर्मी अवैध आज्ञा के साथ गिरफ्तार किए गए। लूट की योजना को नाकाम किया गया। 5 अपराधकर्मियों के पास से देशी रिवॉल्वर, कारतूस, कार भी बरामद हुई है और उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। सारण के मशरक थाना में डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधकर्मी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से भी अवैध हथियार और चोरी के वाहन को बरामद कर लिया। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पुलिस में पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुनने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए, उनसे लगातार संपर्क करने के लिए पुलिस लाइन के जो पदाधिकारी हैं वो तो नियमित रूप से काम करते ही हैं। पुलिस अधीक्षक यानी SP जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके माध्यम से भी लगातार रिक्वेस्ट रूम, एक आपको बता देना चाहते हैं, रिक्वेस्ट रूम का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी पुलिसकर्मी सीधे SP के पास जा करके रिक्वेस्ट रूम में उपस्थित हो करके अपनी बात को रख सकता है। और रिक्वेस्ट रूम जिस दिन SP पुलिस लाइन जाते हैं, पुलिस लाइन का काम निपटाते हैं, उसी दिन वो अपने सारे काम को निपटाने के बाद रिक्वेस्ट रूम की कार्रवाई करते हैं। अर्थात उसमें किसी भी कर्मी को कोई भी समस्या है वो जाके सामने रह सकते हैं। उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। रिक्वेस्ट रूम की एक बुक है, उस बुक में एंट्री की जाती है कि आज दिनांक इतने को ये कर्मी अपनी समस्या लेकर आए और उस पर SP अपने हाथों से लिखते हैं कि मैंने इनकी समस्या सुनी, मैंने ये आदेश दिया। कई मामले उसमें आते हैं जो प्रायः अवकाश से रिलेटेड हैं कि हमको अवकाश चाहिए, हमको लंबा अवकाश चाहिए, हमको 20 दिन का अवकाश चाहिए, हमको केवल 12 दिन का मिला है, तो SP सुनते हैं, फिर अकॉर्डिंगली उसमें आदेश पारित करते हैं। कुछ मामले आते हैं कि जिसमें ट्रांसफ़र के होते हैं कि हमको वहाँ पर दिक्कत हो रही है, उस OP में या उस थाना में या दूर में दिक्कत है, तो उस तरह के बहुत सारे मामले आते हैं। कुछ आवास के संबंधी हैं, कुछ बच्चों की पढ़ाई को लेकर के संबंधित हैं। तो ज़िले के अंदर के जो भी मामले हैं वो SP उनको सुनते हैं, कार्रवाई करते हैं। ये व्यवस्था बनी हुई है। जहाँ तक आपने बताया कि उनके काउंसलिंग की बात है, तो रिक्वेस्ट रूम एक बहुत प्रभावकारी व्यवस्था शुरू से है जिसका लगातार पालन होता है। हाँ, ये बात सही है कि नए दौर में एक नए तरीके से प्रोफेशनल काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या डी स्ट्रेसिंग की कोई वर्कशॉप हो, कार्यशाला हो,
तो आपका एक तरह से मैं समझूंगा प्रश्न नहीं है, सुझाव है, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। हम लोग इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। पिछली बार पुलिस मुख्यालय के स्तर पर पहल की गई थी और सरदार पटेल भवन के ऑडिटोरियम में एक संबंधित चिकित्सक, मनोचिकित्सक और डॉक्टरों के पैनल के द्वारा हम लोगों ने एक वर्कशॉप कराया था। इस वर्ष भी हम लोग उसको कराएंगे और आपके इस सुझाव को हम लोग पॉजिटिवली लेते हैं कि ज़िलों में भी इस तरह की कार्यशाला हो तो ये बेहतर हो सकता है। ज़िले के पुलिस अधीक्षक अपने ज़िला पदाधिकारी और सिविल सर्जन से बात कर और स्थानीय जो चिकित्सक हैं उनके माध्यम से साइकोलॉजिस्ट या साइको एनालिस्ट या साइकेट्रिस्ट या इस तरह के जो भी लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं उनके माध्यम से पुलिस बलों के बीच, जवानों के बीच इस तरह की कार्यशाला कराएं तो मेरा विचार है इसका लाभ होगा। और एक तरह से आपका सुझाव है, इसको हम लोग निश्चित रूप से एक लागू करने की दिशा में सूचनाएं आई हैं और इस तरह की घटना हुई है। प्रारंभिक सूचना ये है कि बहुत ही दोनों पक्ष एक दूसरे के जानकार के लोग थे और बहुत ही कोई छोटी मामूली विवाद हुआ जिसके कारण ये घटना घटित हुई है। एक पक्ष के संभवतः 2 लोगों की मृत्यु हुई है। मेरे पास में नाम है जिसका नाम जय सिंह उम्र करीब 52 वर्ष, शैलेश कुमार उम्र करीब 35 वर्ष, सुरगापुर की मृत्यु हो गई है और एक जख्मी हुए हैं जिनका इलाज रामकृष्ण नगर में निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जिनका नाम मिंटोस कुमार उम्र लगभग 30 वर्ष। दूसरे पक्ष के भी एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना, जिनका नाम प्रदीप कुमार है, उम्र 30 वर्ष। इसके संबंध में पुलिस की टीम वहां पहुंची, थानाध्यक्ष की टीम पहुंची, उसके बाद में पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी पहुंचे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पहुंचे, अनुमंडल पदाधिकारी भी पहुंचे, बाढ़ के सारे लोग वहां पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच की गई, अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति वहां कर दी गई है। दोनों पक्ष आपस में पटीदार बताए गए हैं और उनके बीच पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर के विवाद होता था। वर्तमान कारण जो है कुछ बकाया राशि थी, उसको लेकर के विवाद होना बताया गया है। घटनास्थल से एक राइफल, एक एयरगन, 10 खोखा बरामद किया गया। राइफल किस प्रकार की है, कहाँ की है, क्या उसका लाइसेंसी है नहीं है, उसके बारे में जांच की जा रही है। 10 व्यक्ति हैं जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। ये हमेशा क्यों लोग सरेंडर करते हैं? क्या खुफिया तंत्र बिहार पुलिस का फेल हो रहा है कि आप लोग पकड़ नहीं पा रहे, कहाँ छिपे हैं, कहाँ भागे हैं? खुफिया तंत्र के बारे में आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता हूँ। खुफिया तंत्र है, लेकिन हमारा जो खुफिया तंत्र है जिसको इंटेलिजेंस नेटवर्क करते हैं वो कई लेवल पर काम करता है। जिला के लेवल पर काम करता है, रेंज के लेवल पर काम करता है और पुलिस मुख्यालय के लेवल पर भी हम लोगों का इंटेलिजेंस नेटवर्क अलग अलग तरीके से काम करता है। अपराध कर्मियों के विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी को लेकर के लगातार बिहार पुलिस कार्रवाई करती है। और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें अभियुक्तों को हम लोगों ने रामेश्वरम जा कर के गिरफ्तार किया। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें राज्य के बाहर दिल्ली या अन्य स्थानों पर भी जा कर के हम लोगों ने गिरफ्तारी की और कार्रवाई की। तो हमारे ये खुफिया तंत्र का ही नतीजा है कि हम लोग राज्य के बाहर भागे हुए अपराध कर्मी को भी ट्रैक करते हैं और उनको उनके स्थान पर पहुंचकर उनके भागने से पहले वहां गिरफ्तार करते हैं। तो ये लगातार हम लोगों की नेटवर्क का ही नतीजा है कि इतने सारे अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है। जिले के अंदर या राज्य के अंदर भी जो अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हो रही है, जिसका ब्यौरा लगातार आपको मैं दे रहा हूँ, वो भी हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क का ही परिणाम है, जिसमें कि अपराध करने से पूर्व ही अपराध कर्मियों की हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। थैंक यू।